और चलिए उत्तराखंड की खबरों का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले बात चंपावत की कर लेते हैं। तो चंपावत उपचुनाव में आज वोटों की गिनती होगी। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। दोपहर तक नतीजे आने की उम्मीद है। गरलचौड़ में हो रही काउंटिंग को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। चंपावत उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी सीएम पुष्कर सिंह धामी, कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी और 2 निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में हैं। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच गरलचौड़ में वन पंचायत सभागार में काउंटिंग होगी। सुबह 8 बजे से 12 टेबलों में 13 राउंड की काउंटिंग होगी और इसके बाद कहा यह जा रहा है कि शायद 12 बजते बजते तक नतीजे आ जाएं। हमारे पश्चिमी चंपावत विधानसभा उपचुनाव की मतगणना अभी 8 बजे शुरू होगी। 7 बजे हमने सभी पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट्स को बुलाया है। सीलिंग रूम से सारी मशीनें निकाली जाएंगी। डाक मतपत्र पत्र हमारे पास ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। और वहीं नतीजों से पहले खटीमा पहुंचे सीएम धामी ने जीत के लिए बड़े दावे किए। सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा पहुंचे हैं। सर, कल परिणाम आने वाला है, कुछ चंद घंटे बचे हैं, क्या कहते हैं? नहीं, अच्छा परिणाम आएगा और सभी चंपावत वासियों का मैं धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मतदान में बहुत बड़ी संख्या में भाग लिया और उपचुनाव में जब हमेशा आम चुनाव से मतदान कम होता है, लेकिन इस बार आम चुनाव से ज़्यादा मतदान हुआ है। सर, अगर बात करें कि उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा होंगी उसके बाद, पहाड़ पर्वतीय क्षेत्र है तो नहीं करेंगे। हमको माँ पूर्णागिरी का आशीर्वाद है। गोलजू की भूमि है, वो हमारा गोरखनाथ की भूमि है, हिंगला देवी है, रणकोची मैया हैं, माँ बाराही हैं, बाबा बयानधुरा हैं, टिप्टेश्वर महादेव हैं, घटोत्कच की भूमि है। उस भूमि पर काम करने का अवसर मिला, काम करेंगे। चंपावत को भारत के मानचित्र में एक आदर्श रूप में आए, एक नया वहाँ पर सर्किट बने, नया एक जो है मॉडल बने, उस दिशा में काम करेंगे। कल चंपावत? हाँ, मैं कल जाऊँगा। सीएम पुष्कर धामी कल चंपावत जाएंगे और उसके बाद जो भी परिणाम होगा उसके एक दौरा उनका यहाँ से चंपावत से लेके खटीमा और टनकपुर बनबसा के बीच में होगा, जिसमें बड़ी संख्या में उनके साथ जनसभा में या फिर रोड शो में कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। कमलेश भट्ट, न्यूज़ 18 चंपावत। और अब से थोड़ी देर के बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी। इसी पर बातचीत के लिए हमारे सहयोगी शैलेंद्र नेगी हमारे साथ चंपावत से लाइव जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अगर बात करें तो आज का दिन बेहद ही खास है, क्योंकि इस बात का इंतजार है जब 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी, उसके बाद 12 बजे तक पता चल जाएगा कि किसकी जीत और किसकी हार होने वाली है। तैयारियां किस तरह की देखने को मिल रही है वहां पर? देखिए, बिल्कुल उत्तराखंड के राजनीति के लिहाज से आज का दिन बेहद अहम रहने वाला है। सीएम पुष्कर सिंह धामी जो खटीमा से चुनाव हार गए थे आम, लेकिन अब वो इस चंपावत की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ पर मैं दिखाऊं, ये हम इस समय जो काउंटिंग सेंटर है उसके ठीक बाहर से खड़े हैं। यहाँ पर तैयारियां पूरी हैं। जैसे ही घड़ी में ठीक 8 बजेंगे यहाँ पर काउंटिंग शुरू हो जाएगी और एक के बाद एक ईवीएम की काउंटिंग होगी और पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग होगी। और जो नतीजे हैं लगभग हमें 1 घंटे के अंदर ट्रेंड पता होना शुरू हो जाएगा। हमारे साथ कैलाश शर्मा जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रभारी यहाँ के हैं। क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं कैलाश जी आज से? मैं बहुत आश्वस्त हूँ कि 55,000 से अधिक मतों से माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से जीतेंगे। प्रारंभ से जैसा देख रहे थे, स्वतः स्फूर्त होकर यहाँ की जनता ने अपना मत देने का मन बनाया था। हमारे गोलजू के आशीर्वाद से, माँ पूर्णागिरी के आशीर्वाद से, निसंदेह सारे कार्यकर्ताओं की मेहनत, यहाँ की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से यह ऐतिहासिक चुनाव का नतीजा रहेगा। यानी बीजेपी के नेताओं को, चाहे मुख्यमंत्री हों या फिर उनके कोई भी नेता हों, उनको पूरी की पूरी उम्मीद है कि जितने मत प्रतिशत हुए हैं उसमें से लगभग 50,000 से ज़्यादा, तकरीबन 50,000 जो वोट हैं वो उनको मिलने जा रहे हैं। जितने भी बीजेपी नेताओं से हमारी बात हुई और बीजेपी नेताओं ने जितनी मेहनत की है, संगठन ने जितनी मेहनत की है, उन्हें ऐसा लगता है कि भले ही अभी काउंटिंग शुरू न हुई हो, लेकिन चुनाव नतीजे निश्चित तौर पर उनके पक्ष में आएंगे। और कांग्रेस की जो कमज़ोर तैयारी रही, कांग्रेस के संगठन के लोग जिस तरीके से चुनाव लड़ाने के लिए आए और फिर वो चुनाव न लड़ा करके डाइनिंग हॉल्स में नमकीन और बिस्किट खा करके चले गए, उससे बीजेपी का ये पूरा का पूरा मुकाबला बेहद आसान हो चला है, ऐसा बीजेपी नेताओं को शैलेंद्र, बीजेपी तो दावा कर रही है कि जीत उनके होगी और 50,000 से ज्यादा मतों से सीएम धामी जीत कर आएंगे। लेकिन बीजेपी के नेता तो वहां पर दिख रहे हैं, कार्यकर्ता भी वहां पर दिख रहे हैं। क्या कांग्रेस के भी कोई नेता कार्यकर्ता वहां पर नजर आ रहे हैं या पहले से तय हो गया है कि बहुत अच्छा प्रदर्शन यहां पर नहीं रहने वाला है?
देखिए, कांग्रेस का जिस तरीके का प्रदर्शन, जिस तरीके की हमने ग्राउंड रिपोर्ट्स देखी, जैसे हमने पोलिंग स्टेशंस पे देखा, ठीक उसी तरीके का इस काउंटिंग सेंटर के बाहर भी दिख रहा है। आपको बहुत ज्यादा उत्साह, कांग्रेस का कोई भी नेता आपको आसपास नहीं दिखाई दे रहा है। यानी कांग्रेस के कार्यकर्ता या जिस तरीके के बयान पिछले 1 या 2 दिन के भीतर निर्मला गहतोड़ी, जो कि सीएम धामी के खिलाफ कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी, उनके जिस तरीके के बयान आए, उससे बेहद साफ है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं या कांग्रेस के और शैलेंद्र जीत की अगर धामी जीतते हैं तो किस तरह की तैयारी है जीत के बाद की? देखिए, सीएम धामी जीतते हैं तो बीजेपी की पूरी तैयारी है, जश्न होगा। गोलजू की इस धरती से, जहां पे थोड़ी देर बाद थोड़ी दूरी में गोलजू का मंदिर है, यहां से जश्न शुरू होगा और जश्न चंपावत बाजार से होते हुए खटीमा पहुंचेगा। यानी बीच में बनबसा और जो टनकपुर के इलाके हैं वहां भी आएंगे और बीच में मुख्यमंत्री रुकते हुए जाएंगे, एक रोड शो की शक्ल में आएंगे। और विशेष बात यह है कि मुख्यमंत्री अभी तक जैसे बिल्कुल शैलेंद्र, इसी बात का इंतजार है जब काउंटिंग शुरू होगी 8 बजे से, तो क्या कुछ तस्वीरें नजर आएंगी। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो चंपावत के नतीजों में पहले गुरुवार को सीएम धामी खटीमा पहुंचे और यहां खटीमा चौराहे पर अपने काफिले को रुकवाकर गोलगप्पे का स्वाद लिया है। सीएम धामी ने अपने साथ अन्य लोगों को भी गोलगप्पे खिलाए। सीएम धामी अपने खटीमा दौरे पर अक्सर स्थानीय दुकानों पर रुक जाते हैं। पिछले खटीमा दौरे में सीएम ने भुट्टा खाया था और इस बार गोलगप्पे का स्वाद सीएम लेते दिखाई दिए। तो राजनीतिक जीवन में ऐसा बहुत कम मौका होता है कि जब इस तरह से राजनेताओं को हम देखते हैं कि आम लोगों के बीच में खड़े होकर वो खाने पीने का स्वाद लेते हैं और थोड़ा सा वक्त उन्हें मिल जाता है। और अक्सर अगर पुष्कर सिंह धामी की बात की जाए तो जब भी अपने क्षेत्र में पहुंचते हैं तो कुछ इसी तरह से पहाड़ी खानों का, पहाड़ी स्वाद का लुत्फ लेते दिखाई देते हैं पुष्कर सिंह धामी। और चंपावत उपचुनाव को लेकर बात करें तो इसमें कांग्रेस की प्रत्याशी रही निर्मला गहतोड़ी ने उपचुनाव में कांग्रेस संगठन द्वारा मजबूती से चुनाव न लड़ने के आ रहे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाला बताया। निर्मला ने कहा कि इस उपचुनाव में कांग्रेस के बहुत से कार्यकर्ता बीजेपी में गए, इससे कांग्रेस कमजोर हुई, लेकिन कांग्रेस प्रदेश संगठन और जिला संगठन में जो कार्यकर्ता रहे उन्होंने मजबूती से चुनाव लड़ाया है। मैंने ये जरूर कहा कि हमारे जिला संगठन में जो थे हमारे बहुत कम लोग बच गए थे, सारे लोग भाजपा में चले गए थे, इसलिए हमको कहीं पर व्यक्तिगत रूप से लड़ना पड़ा। और इसके माने ये नहीं है कि उन्होंने इस तरह का बयान दे दिया कि तोड़ मरोड़ के दे दिया, ये वो गलत है। मैं उनसे भी बात करूंगी और इसके लिए मैं उनसे कहूंगी कि भाई आपने इस तरह से बयान क्यों दिया। और मुझे पूरा प्रदेश जो कांग्रेस संगठन है उसने लड़ाया है, क्योंकि बूथ में जब मेरे व्यक्ति थे तो कांग्रेस के व्यक्ति थे, वो तो कैसे नहीं लड़ाया उन्होंने। तो वहीं निर्मला गहतोड़ी के उस बयान पर प्रदेश कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया आई है, जिसमें कहा गया है कि चुनाव मैंने लड़ा, कांग्रेस पार्टी ने नहीं। सीनियर प्रदेश प्रवक्ता और महामंत्री मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि मीडिया में छपे बयान का पार्टी संज्ञान लेगी और चुनाव में पूरी पार्टी और बड़े नेता चंपावत चुनाव में रहे। रूप से कुछ समाचार पत्रों में मैंने भी ये बयान देखा है और वो किस संदर्भ में उन्होंने बयान दिया है, क्या बयान दिया है, मैं समझता हूँ कि हो सकता है स्थानीय नेतृत्व के लिए या जो हमारा जिले का नेतृत्व है उस संदर्भ में शायद कुछ बातें उन्होंने कही हैं और पार्टी उनके बयान का संज्ञान ले रही है और उनके बयान को एग्जामिन भी कराएगी, गंभीरता से देखेगी और उनसे पूछेंगे भी कि उन्होंने क्यों इस तरह का बयान दिया है। और उत्तराखंड में विधानसभा सत्र बहुत जल्द शुरू होने वाला है। तो 14 जून से देहरादून में होने जा रहे विधानसभा सत्र में अब विपक्ष राजनीति गरमाने की मूड में है। मुद्दा गर्मियों की राजधानी गैरसैंण में सत्र न होने का है और विपक्ष इसी मुद्दे पर बजट सत्र में विरोध की तैयारी कर रहा है। साल 2020 के मार्च में गैरसैंण में आखिरी सत्र हुआ। तब 20 सत्र में ही तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का इस्तीफा हुआ और फिर कोविड की वजह से अब तक गैरसैंण में कोई सत्र नहीं हो सका है। वहीं इस बार का बजट सत्र भी गर्मियों की राजधानी गैरसैंण की बजाय 14 जून से देहरादून में होने जा रहा है और इसी मुद्दे पर विपक्षी कांग्रेस सियासत गरमाने के मूड में है। पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि विपक्ष को विधानसभा के अपमान पर निंदा प्रस्ताव लाना चाहिए, क्योंकि विधानसभा में प्रस्ताव पास हुआ है बजट सत्र गैरसैंण में होगा। वहीं चारधाम यात्रा के साथ
गैरसैंण में पूरी तैयारी नहीं हो सकती। इसलिए फैसले को पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज सही बता रहे हैं। का अपमान है। विधानसभा का प्रस्ताव है कि बजट सत्र अब जो है हेंसफोर्थ जो है, मतलब जब प्रस्ताव किया गया उसके बाद से हमेशा बजट सत्र गैरसैंण में होगा। तो आप गैरसैंण में बजट सत्र न करके यदि देहरादून में बजट सत्र कर रहे हैं तो आप विधानसभा के प्रस्ताव का अवमूल्यन कर रहे हैं, उसकी अवमानना कर रहे हैं और ये विधानसभा की अवहेलना है। और इसके लिए मैं समझता हूँ पार्टी के हमारे जो विधायक दल है उसको वो लाना चाहिए मानहानि का और निंदा प्रस्ताव लाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ सीधे निंदा प्रस्ताव लाना चाहिए। ऑफ हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में जो निर्णय लिया गया है हमारे मंत्री द्वारा वो बड़ा उचित निर्णय है और निश्चित रूप में आने वाले समय में हम सत्र करेंगे। पर इस समय यात्रियों को देखते हुए और सारी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए ये निर्णय लिया गया है, जो मैं समझता हूँ बहुत उचित है। सरकार की अपनी मजबूरी है तो विपक्ष के सामने अपनी मौजूदगी दर्ज कराने का मौका, और यही वजह है कि इस बार गर्मी के मौसम में देहरादून में होने जा रहे बजट सत्र में गर्मियों की राजधानी गैरसैंण पर माहौल गर्मा सकता है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और चलिए बात कर लेते हैं सम्राट पृथ्वीराज फिल्म को उत्तराखंड में भी टैक्स फ्री कर दिया गया है। पृथ्वीराज फिल्म आज रिलीज हो रही है और सीएम धामी का कहना है कि सम्राट पृथ्वीराज के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और ज्यादा से ज्यादा लोग सम्राट पृथ्वीराज को जाने और सीखें। इसलिए उत्तराखंड में फिल्म को टैक्स फ्री किया जा रहा है। बता दें कि फिल्म को चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने डायरेक्ट किया है और अक्षय कुमार इसमें सम्राट पृथ्वीराज की भूमिका में है। उत्तर प्रदेश और एमपी में फिल्म को टैक्स फ्री किया जा चुका है। पृथ्वीराज सिंह चौहान पर जो फिल्म है, जो कि वो फिल्म सभी को देखनी चाहिए और उस पर पृथ्वीराज चौहान वीर शिरोमणि थे, उनका अपने जीवन पर आधारित है। नए आने वाली पीढ़ियों को भी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारे कैसे कैसे क्षत्रप होते थे, कैसे कैसे वीर शिरोमणि होते थे। तो इसलिए हमने निर्णय लिया है कि उत्तराखंड में हम इसको टैक्स फ्री करेंगे। और अब बात पिथौरागढ़ की करते हैं। पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर स्थित ओम पर्वत देखने गई उत्तर प्रदेश निवासी हरप्रीत कौर ने घर लौटने से मना कर दिया। हरप्रीत 23 अप्रैल को अपनी मां हरविंदर कौर के साथ ओम पर्वत के दर्शन के लिए गई थी, जिसके बाद हरप्रीत के इनर लाइन पास की अवधि को 24 मई तक बढ़ाया गया, लेकिन फिर भी हरप्रीत ने लौटने से इनकार कर दिया। आखिरकार हरप्रीत की मां ने धारचूला प्रशासन से गुहार लगाई है, जिसके बाद प्रशासन ने महिला पुलिस के साथ मेडिकल टीम को नाभी ढांग भेजने का फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि हरप्रीत शिव की धरती को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाह रही है। ये इलाका, जिस इलाके में ये लड़की है, चीन और नेपाल के एकदम करीब होने के कारण सामरिक दृष्टि से अति संवेदनशील है। मामले के सामने आने पर खुफिया एजेंसी भी अब एक्टिव हो गई है। और केदारनाथ धाम में भक्तों को अब दर्शन करने के लिए घंटों नहीं खड़ा होना पड़ेगा। प्रशासन ने इस बार क्यू मैनेजमेंट सिस्टम केदारनाथ में दर्शन के लिए लागू किया है। इस सिस्टम में पुलिस द्वारा यात्रियों के हाथ में एक रिस्ट बैंड बांधा जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं के दर्शन का समय लिखा रहता है। ऐसे में श्रद्धालुओं को घंटों तक लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ रहा है। इससे पहले टोकन सिस्टम लागू किया जाता था, जिसमें टोकन ब्लॉक करने की शिकायतें भी आती थी, लेकिन क्यू मैनेजमेंट सिस्टम में गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं है। हमारे द्वारा इस बार क्यू मैनेजमेंट सिस्टम एक शुरू किया गया है, जिसमें कि जो भी यात्री नीचे से आ रहे हैं उनको एक रिस्ट बैंड दिया जा रहा है, जिस पर कि वो समय अंकित है कि कब उनका दर्शन का समय है। तो उस बीच में जैसे मान लीजिए श्रद्धालु 10 बजे पहुंचते हैं और उनका 12 बजे का दर्शन का समय है, तो उनके पास 2 घंटे का समय रहेगा। उसमें वो अन्य अपना कहीं रेस्ट कर सकते हैं, कुछ खा पी सकते हैं, अन्य पूरा केदारपुरी है उसका भ्रमण कर सकते हैं। और बात उधम सिंह नगर की भी कर लेते हैं। उधम सिंह नगर की सुल्तानपुर पट्टी नगर पंचायत में विजिलेंस टीम ने तैनात हेड क्लर्क को कूड़ा कलेक्शन फर्म के कर्मचारी से 26,000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।
विजिलेंस की कार्रवाई से नगर पंचायत में हड़कंप मच गया और टीम घंटों बंद कमरे में पूछताछ और कागजी कार्रवाई करती रही। हेड क्लर्क को अपने साथ हल्द्वानी ले गई। दरअसल नगर पंचायत सुल्तानपुर पट्टी में कूड़ा कलेक्शन का काम करने वाली फर्म के सुपरवाइजर से हेड क्लर्क देवनाथ मिश्रा ने बिलों के नुकसान के एवज में 30,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिससे कुछ रुपए हेड क्लर्क को दिए गए थे, लेकिन बिल का भुगतान नहीं किया जा रहा था। सुपरवाइजर की शिकायत पर विजिलेंस ने ट्रैप टीम गठित की थी। शिकायतकर्ता उनके द्वारा कुछ पैसा उनको दिया गया, लेकिन जो बाकी शेष धनराशि थी वो नहीं देने के कारण उन्होंने उनका काम अटका दिया। तो विजिलेंस के पास आए, हमने इस मामले में जांच की और जांच करने पर पाया गया कि जो शिकायतकर्ता द्वारा आरोप लगाए गए हैं वो सही है। तो हमने एक ट्रैक टीम का गठन किया और आज उनको, जो वहाँ पर देवनाथ मिश्रा नाम के एक हेड क्लर्क हैं, उनको आज हमने गिरफ्तार किया 26,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए। और बादपुर से खबर है, जहां पर दिन दहाड़े एक घर में घुसकर बदमाश ने बुजुर्ग महिला के गले से सोने की चेन लूटने की कोशिश की, लेकिन बुजुर्ग की सतर्कता से बदमाश चेन लूटने में कामयाब नहीं हो सका और साथी के साथ फरार हो गया। लेकिन लूट की वारदात को नाकाम करने की कोशिश, बुजुर्ग सीढ़ियों से गिर गई, चोटिल हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और फिर सीसीटीवी में कैद हुए बदमाशों को चिन्हित कर गिरफ्तारी में जुट गई है। और चारधाम यात्रा में उमड़ रही पर्यटकों की भीड़ ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उत्तराखंड की इकोनॉमिक को बूम देने की दिशा में तीर्थाटन और पर्यटन सेक्टर गेम चेंजर साबित हो सकता है। सरकार ने इस दिशा में पहल भी शुरू कर दी है और शुरुआत सीमांत क्षेत्रों में मौजूद पर्यटक स्थलों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने से हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि 2025 में जब उत्तराखंड अपना सिल्वर जुबली साल मना रहा होगा तो राज्य देश के अग्रणी राज्यों में शुमार हो चुका होगा। इसके लिए टूरिज्म सेक्टर से बेहतर कुछ हो नहीं सकता, लिहाजा सरकार अब टूरिज्म सेक्टर पर फोकस कर रही है। योजना है कि टूरिज्म डेस्टिनेशन तक पहुंच और भविष्य की संभावनाओं को आसान बनाने के लिए हेली सेवाओं का विस्तार किया जाए। इसके लिए उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, नैनीताल और अल्मोड़ा जिलों में 31 डेस्टिनेशन चिन्हित किए गए हैं, जहां पर एयर कनेक्टिविटी पर्यटकों की राह आसान कर सकती है। में जो हमारे 13 डिस्ट्रिक्ट और 13 डेस्टिनेशन हैं, इनमें हेलीकॉप्टर भी जो है उतारने का जो है हेलीपैड्स बनाए जाएंगे और जो हम डेस्टिनेशन बना रहे हैं हेली सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं पंचबद्री, पंच केदार में, तो वहाँ पर भी हेलीपैड्स बनाए जाएंगे। हमारा ये होगा कि जिसके पास समय कम है वो हेलीकॉप्टर की सर्विस को अवेल। राज्य में 51 जगहों पर पहले ही हेलीपैड चल रहे हैं। उड़ान योजना के तहत भी देहरादून से चिन्यालीसौड़, गौचर, टिहरी, श्रीनगर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के लिए हेली सेवाएं संचालित की जा रही हैं। लेकिन ये 31 हेलीपैड उन पर्यटक स्थलों पर बनाए जाएंगे जहां पहुंचना आसान नहीं है। पर्यटन विभाग ने सभी डीएम को लेटर लिखकर हेलीपैड निर्माण के लिए जगह मांगी है। निर्माण का पूरा खर्चा सिविल एविएशन डिपार्टमेंट उठाएगा। अभी हम लोगों ने 31 ऐसी जगहों का चिन्हीकरण किया है और जिलाधिकारियों से हम लोगों ने इस संदर्भ में जगह मांगी हुई है। सिविल एविएशन डिपार्टमेंट में नए हेलीपैड्स निर्माण करने के लिए पर्याप्त बजट है। जैसे जिलाधिकारियों के स्तर से भूमि का चिन्हीकरण हो जाता है, हम लोग हेलीपैड्स का निर्माण करेंगे। अभी तो नैनीताल और मसूरी जैसी प्राइम लोकेशन पर भी हेलीपैड उपलब्ध नहीं है और हेलीपैड के निर्माण से पर्यटन के साथ साथ निवेश तो बढ़ेगा ही, एलाइड सेक्टर में भी बूम आने की संभावना है। तो दूसरी ओर डिजास्टर मैनेजमेंट में भी ये हेलीपैड कारगर भूमिका निभा सकते हैं। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और बेल्जियम और कनाडा के सहयोग से नैनीताल के देवस्थान में दूरबीन को लगाया गया। अब इसे रिजल्ट मिलने भी शुरू हो गए हैं। 50 करोड़ से तैयार 4 मीटर में विश्व की पहली लिक्विड मिरर के चालू होने के बाद अब ब्रह्मांड में शोध के लिए बड़ी उपलब्धि से माना जा रहा है। वहीं नॉय टेलीस्कोप से मिल रही रिजल्ट से एरीज के वैज्ञानिकों में खुशी है। नैनीताल एरीज के वैज्ञानिकों का कहना है कि ये दूरबीन खगोलीय घटनाओं की जानकारी जुटाने में मददगार साबित होगा। टेस्टिंग में जो क्वालिटी ऑफ इमेज आया है, हम तो काफ़ी खुश है। तो इस पे भी थोड़ा बहुत अभी भी रिफाइनमेंट हो सकता है, तो वही अभी अगले जितने महीने में ऑब्जर्वेशन होगा उसमें इम्प्रूव करेंगे। और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में एनटीसीए की टीम के साथ ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव, ग्लोबल टाइगर फाउंडेशन के साथ ही अमेरिका की क्लेमेंसन यूनिवर्सिटी साउथ कैरोलिना एक डेलीगेशन के साथ पहुंचा था, जहां उन्होंने कॉर्बेट के वर्ल्ड लाइफ
कंजर्वेशन, इको टूरिज्म, हैबिटेट मैनेजमेंट के साथ ही यहाँ के विभिन्न प्रबंधों की जानकारी ली है। ये पूरी कवायद एकेडमिक एक्सचेंज के लिए की गई है, जिससे कि आने वाले समय पर यहाँ के छात्र अमेरिका और अमेरिकन छात्र यहाँ आकर पढ़ सकेंगे। ये एक ऑब्जेक्टिव इनका ये है कि इससे ये प्लान बनाएंगे कि भी हम एकेडमिक एक्सचेंज इंडिया के साथ कैसे करें, कंट्री के साथ। तो उसमें हमारे यहाँ के ऑफिसर्स, हमारे यहाँ के प्रैक्टिशनर्स या स्टूडेंट वहाँ पे जाके रिसर्च या कुछ इसमें एकेडमिक एक्सचेंज जाएंगे एक्सचेंज में, और उनके लोग भी इधर आएंगे। तो और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने हरिद्वार में पृथ्वीराज चौहान पार्क का शिलान्यास किया। हरिद्वार के बहादुराबाद में 97 लाख की लागत से हरिद्वार विकास प्राधिकरण ने पार्क का निर्माण कराया है। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि बहादुराबाद में एक पार्क की जरूरत थी और पार्क बनाने के बाद स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहर से आने वाले यात्रियों को भी इसका फायदा होगा। अगले 3 महीने में पार्क तैयार होने की बात कही गई है। और 3 महीने के अंदर ये 97 लाख का जो प्रोजेक्ट है वो पूरा होगा, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम पे ये हमारे यहाँ जो बाहर से लोग आएंगे, हमारे स्थानीय लोग आएंगे, उनके लिए बैठने के लिए, उनके लिए एक पार्क के रूप में, उनके लिए एक जो यहाँ की सुंदरता है उसके रूप में एक मील का पत्थर साबित होगा। और आगे भी खबरें जारी, यहाँ रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए।